आओ बच्चों मेथड 2 की बात करते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने तुम्हें मेथड 1 बताया था जिसमें करेंट डिवीजन रूल के बारे में मैंने सिखाया तुम्हें। आज मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ दूसरे नंबर का रूल जिसको नोडल एनालिसिस मेथड कहते हैं। अब बच्चों का यहाँ सिंपली क्वेश्चन होता है कि सर इतने सारे मेथड सीखने की क्या ज़रूरत है। बच्चे, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस मिलेंगे, सर्किट के क्वेश्चंस मिलेंगे ऑब्जेक्टिव में जो आप किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं कर पाओगे। उसमें पार्टिकुलर एक ही मेथड लगेगा, वैसा ही एक खास तरह का मेथड का नाम है नोडल एनालिसिस मेथड। कुछ ऐसे सर्किट होंगे जिनमें तुम नोडल लगाओगे तभी वो सॉल्व होगा, अगर उसको किसी भी और मेथड से ट्राई किए तो वो सॉल्व नहीं होगा या इतना लेंदी होगा कि आप परेशान हो जाओगे, उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ऐसे एग्जाम्पल्स एमसीक्यूज़ के साथ हम आज सीखने वाले हैं नोडल एनालिसिस मेथड। देखो बच्चे, यहाँ पे एक वर्ड है नोडल। नोडल का मतलब जंक्शन होता है, ठीक है, जंक्शन। तो आपको सर्किट में क्या करना है, जंक्शन पकड़ना है। तो यहाँ पे ये जंक्शन है, ये 2-3 ब्रांच के, ये 4 का भी हो सकता था, 5 का भी हो सकता था या 10 का भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नोडल एनालिसिस इक्वली वैलिड है कितने भी नंबर ऑफ ब्रांचेज में। ये 3 ले रहा मैं तो तुम्हें ये समझाना आसान होगा। बच्चे, आपको कभी भी सर्किट में जंक्शन मिले, अब जब हम एमसीक्यूज करेंगे तो इस थ्योरी को, अभी जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इसको तुम और अच्छे से एनालाइज कर पाओगे। अभी एज ए थ्योरी सुनो, हमें इसमें निकालना है करेंट तीनों ब्रांच में, R1, R2 और R3 में। तीनों ब्रांच में करंट निकालने का है, R1, R2 और R3 में। तो ये करंट कैसे होगा, कैसे निकालेंगे? तो बेटा नोडल एनालिसिस, नोड मतलब जंक्शन, जंक्शन पकड़ लिए, नोडल वर्ड मतलब हो गया जंक्शन। जंक्शन पकड़ के वहाँ का वोल्टेज तुमको मन ही मन या इक्वेशन में वोल्टेज V अज्यूम कर लेना है, अज्यूम कर लिए, ठीक है। तो यहाँ का वोल्टेज V, फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। क्या करोगे, जंक्शन पे वोल्टेज V ले लोगे। दूसरा रूल, दूसरा रूल ये कहता है कि इस जंक्शन से सारे करंट को जाता हुआ मानोगे, आउट गोइंग करंट। मतलब ये इधर गया I1, R2 में गया I2 और इधर एरो देखो, तीनों एरो देख रहे हो, हमने जाता हुआ बनाया है I3। अब सवाल ये उठता है कि सर सारे करंट जा कैसे सकते हैं? जंक्शन पे अगर कोई करंट आएगा तभी तो जाएगा, क्योंकि टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, ऐसा हमें केसीएल में सिखाया गया है। तो बच्चे, इस मेथड की यही तो खासियत है कि आपको जंक्शन से हर एक करंट को जाता हुआ मानना है, I1, I2, I3, ठीक है। इसमें अगर कोई आने वाला है, मान लो I1, I2, I3 में कोई तो आ रहा होगा तभी तो जंक्शन से जाएगा। तो जो आने वाला करंट है उसकी वैल्यू निगेटिव आ जाएगी और जो जाने वाला करंट है वो प्लस आएगा। सॉल्व करने के बाद आउटगोइंग करंट प्लस और इनकमिंग करंट माइनस, ये खुद ब खुद हो जाएगा, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा स्टेप हो गया कि सारे करंट को आपको क्या मानना है, आउटगोइंग। अब तीसरे स्टेप में क्या करना है बच्चे, देखो थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको इक्वेशन बनाना है और ये इक्वेशन बड़ा सिंपल है। कैसे? जितने भी, जैसे I1, I2, I3 तीनों को इक्वेट करके ऐड करके 0 करना है। अगर 4 होता तो I4, 5 होता तो I5, 10 होते तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 अप टू I10। तो मैं यहाँ 3 में सिखा रहा, I1, I2, I3। अब तुम जानते हो बच्चे, V इक्वल टू, एक्चुअली डेल्टा V इक्वल टू IR होता है, ओम्स लॉ। तो यहाँ पे I इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा V अपॉन R। तो इस बेसिस पे हम जब I1 लिखेंगे तो I1 का देखो, नोड पे है V और उसके दूसरे एंड पे कितना है, V1। तो V माइनस V1 अपॉन R1। फिर क्या करोगे, फिर लिखोगे V माइनस V2 अपॉन R2। देखो इसको समझो मैं क्या कर रहा हूँ, ये हमारा V हो गया और यहाँ पे V2, तो V माइनस V2 अपॉन R2 इक्वल टू I2, ऐसा कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट वाला क्या करोगे, तो नेक्स्ट वाले के लिए लिखोगे V माइनस V3 अपॉन R3 इक्वल टू 0। आफ्टर सॉल्विंग, फोर्थ स्टेप, आफ्टर सॉल्विंग आपके V की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। अगर ये 4 स्टेप आप कर लेते हैं
तो आप किसी भी ब्रांच में करंट निकाल सकते हैं। और नोडल एनालिसिस का जो सर्किट बहुत टफ जाएगा उसको हम नोडल एनालिसिस से सॉल्व कर सकते हैं। और कुछ टिपिकल ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो मैं अभी कराऊंगा वो सिर्फ नोडल से ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो स्टेप्स फिर से क्लियर कर लेता। जंक्शन या नोडल पे क्या मानना है, वोल्टेज V एज्यूम कर लोगे। दूसरा स्टेप, सभी को आउटगोइंग मानोगे, प्लस मानोगे, ये खुद ब खुद आएगा निगेटिव, उसके लिए तुम्हें टेंशन नहीं लेना। तीसरा स्टेप, जितने भी करंट हैं I1 I2 I3 सबको ऐड करके जीरो करना है। चौथा स्टेप, ये इक्वेशन बना लिए थर्ड में। चौथा स्टेप, V की वैल्यू ले आनी है। अब जैसे ही V की वैल्यू आ जाएगी हर एक ब्रांच में करंट निकल जाएगा। और ये 3 में ही नहीं, 3 4 5 10 20 50 कितने भी जंक्शन का नेटवर्क हो सभी जगह वैलिड है। ओके बच्चों, तो आओ ये तो हो गई थ्योरी। अब इससे तुमको कितना समझा नहीं समझा पता नहीं। अब जब हम इस पर टू दी पॉइंट एग्जाम्पल्स लेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये और अच्छे से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो और इस पे एग्जाम्पल लेते हैं। ओके बच्चों, तो अब हमें यहाँ पे एक क्या करना है, सर्किट को सॉल्व करना है। सर्किट देख पा रहे हो? आओ बच्चों, फिर अभी जो हमने सीखा नोडल एनालिसिस मेथड उसके बेसिस पे ये सर्किट सॉल्व करते हैं। ये सर्किट देख रहे हो, इसमें एक जंक्शन है और जंक्शन से 4 अलग अलग ब्रांचेज जुड़े हुए हैं, A B C और D। हमें इन चारों ब्रांच में करंट निकालना है कि किस ब्रांच में कितना करंट जा रहा है। क्वेश्चन समझ गए? अब बच्चे इसके लिए तुम कोई और मेथड लगा लो, कोई भी और मेथड लगा लोगे तुम पागल हो जाओगे, इस सर्किट को नहीं सॉल्व कर पाओगे। लेकिन जैसे ही तुम इसमें नोडल एनालिसिस यूज करोगे ये बहुत इजी हो जाएगा। तो रूल फर्स्ट, जंक्शन को पहचानो। ये हो गया तुम्हारा जंक्शन, पहचान लिया। यहाँ पे एज्यूम करना है तुम्हें वोल्टेज V, एज्यूम कर लिया सर। अब हर एक ब्रांच में जाता हुआ करंट मानना था, तो I1, इसमें जाता हुआ करंट मान लो I2, इसमें जाता हुआ करंट मान लो I3 और इसमें जाता हुआ करंट मान लो I4। और हमें निकालना क्या है, I1 I2 I3 एंड I4 फाइंड करना है, फाइंड। ठीक है, तो ये हमें चारों के चारों निकालने हैं। तो पहला स्टेप, कॉमन जंक्शन ले लिया, जंक्शन पे कॉमन पोटेंशियल V ले लिया, A B C D हर एक ब्रांच में जाता हुआ करंट मान लिया। तो फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, तो दूसरा स्टेप हमारा ये कहता है कि सारे करंट का समेशन जीरो करिए। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 से इसमें कोई तो नेगेटिव होगा जो आ रहा है। बेटा आपको टेंशन नहीं लेना, सॉल्व करते रहो, खुद ब खुद चीज़ें चीख चीख के बताएंगे कि क्या हुआ इनके साथ। तो I1 के लिए इक्वेशन लिखना है, तो I1 के लिए यहाँ पे V है और वहाँ पे I1 के दूसरे एंड पे 2 है, तो आप लिखोगे V माइनस 2 डिवाइडेड बाई R1। तो R1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 ओम, तो यहाँ लिखोगे 1। फिर यहाँ I2 के देखो यहाँ पे V और दूसरे एंड पे 4V, तो तुम यहाँ लिखोगे V माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। फिर I3 लिखोगे, तो यहाँ पे V है और इस एंड पे 6 है, तो तुम लिखोगे V माइनस 6 डिवाइडेड बाई 1। ओके, और लास्ट वाला ये बच गया, तो यहाँ पे V और इस एंड पे कितना है, 4 है, तो लिखोगे V माइनस 4 और इसका रेसिस्टेंस कितना है, 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चे, ये इक्वेशन बना लिए। उसके बाद एलसीएम लोगे, 1 और 2 का एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 2। आई होप आपको एलसीएम लेना आता होगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लिखोगे 2V माइनस 4, इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा तो V माइनस 4, इसमें भी तुम्हारा कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 2 से, तो ये हो जाएगा 2V माइनस 12 और यहाँ 2 है तो इसमें 1 से, तो ये हो जाएगा प्लस V माइनस 4 इक्वल टू 0। तो बच्चे ये इधर जाके 0 मल्टीप्लाई होके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसको यहाँ पे थोड़ा सॉल्व कर देते स्पेस बचाते हुए। याद रखना हमें I1 I2 I3 निकालना था। तो बच्चे ये 2V 3V फिर यहाँ 2V, तो कितना हो गया
5v और वहाँ 6v, तो टोटल हमारा 6v माइनस करोगे तो कितने नंबर्स थे देखो, -4 -4 -8 -12 20 और ये -4, तो ये हो गया -24 इक्वल टू 0। ये 2 उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 6v इक्वल टू 24, तो v इक्वल टू हो गया 24/6, बोले तो 4 वोल्ट। ओके सर, तो देखो तो बच्चे, पहला स्टेप कॉमन पोटेंशियल, जंक्शन पे पोटेंशियल V मान लिया। दूसरा स्टेप सब में जाता हुआ करंट मान लिया हमने, ठीक है। जाता हुआ करंट माना तो उसका इक्वेशन हमने बनाया I1 + I2 + I3 + I4 इक्वल टू 0। ऐसे और ब्रांच होते तो और भी ऐड कर लेते। उसके बाद I1 के लिए हमने क्या लिखा, V -2। क्यों लिखा V -2, ऑब्जर्व करो, यहाँ पे V I1 वाले ब्रांच के दूसरे एंड पे 2V, तो V -2 और इसका रेसिस्टेंस कितना था 1, तो 1 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से देखो ना दूसरे वाले में, यहाँ पे V यहाँ पे 4, तो V -4 और इसका रेसिस्टेंस कितना था 2 डिवाइडेड बाई 2। उसी तरह से V -6 इसका रेसिस्टेंस 1, V -4 इसका रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व किया LCM लेकर के, तो हमारा आ गया V इक्वल टू 4V। और जैसे ही V आ गया बच्चे, तुम्हारा काम हो गया, क्योंकि इसके बाद चीज़ें बहुत इजी हो जाती हैं। कैसे इजी हो जाती हैं वो मैं तुम्हें बताता हूँ। तो बच्चे अब थोड़ा सा इसको रफ कर लेते, और देखो अब मुझे I1 चाहिए था, तो I1 के लिए मैंने क्या लिखा था, V देखो V -2/1, यही तो I1 था मेरा। तो V के जगह पे हमारा कितना आ गया 4, तो 4 - 2 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू I1। तो यहाँ से I1 इक्वल टू आ गया 4 - 2 मतलब 2 एम्पियर। समझ में आया कैसे मैंने यहाँ पे I1 निकाला। I2 के लिए याद करो बच्चे, I2 निकालोगे तो I2 के लिए हमने कौन सा लिया था, ये V -4, तो तुम लिखोगे V -4 डिवाइडेड बाई उसका रेसिस्टेंस 2। तो बच्चे यहाँ V भी 4 आया और ये 4, तो 4 - 4 डिवाइडेड बाई 0 मतलब 2 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 - 4 0। अच्छा, इसका मतलब I1 प्लस आया ना, प्लस आने का मतलब I1 में करंट गया है 2 एम्पियर। I2 में 0 आया ना, इसका मतलब कि I2 में कोई करंट गया ही नहीं, ऊपर कोई करंट नहीं गया, ठीक है। अब बारी आई I3 की, तो I3 कैसे निकालोगे बच्चे, तो I3 के लिए आप लिखोगे, I3 के लिए हमारा ये था, तो V -6 डिवाइडेड बाई I3 वाले में कितना था 1, तो यहाँ 1, तो 4 - 6 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आ गया -2 एम्पियर। ओके, देखो एक माइनस आ गया ना, माइनस आने का मतलब कि ये करंट आ रहा है। और I4 की बात करोगे तो I4 हो गया यहाँ से, तो V -4 डिवाइडेड बाई 2, तो V तो तुम्हारा 4 ही था, तो 4 - 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 0 एम्पियर। तो इस तरह से बच्चों देखो कि हमारा क्या क्या करंट आया, तुमने ऑब्जर्व किया क्या, I1 आया +2, I2 आया 0, I3 आ गया था तुम्हारा कितना -2 और I4 आ गया 0। देखो तो बच्चे ये खुद ब खुद एडजस्ट हो गया ना, एक प्लस और एक माइनस, तो हर बार ऐसा खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएगा, कोई प्लस बन जाएगा और कोई माइनस बन जाएगा, उसके लिए तुम्हें नहीं सोचना। हाँ, प्लस का मतलब ये आउटगोइंग करंट हुआ, मतलब कि जो I1 है वो V से A की तरफ गया, तो ये आउटगोइंग करंट पकड़ोगे, आउटगोइंग करंट। और जहाँ माइनस आया तो देखो इसमें तुम जाता हुआ करंट माने थे ना, एक्चुअली ये जा नहीं रहा है, ये आ रहा है, तो ये इनकमिंग करंट हो जाएगा। और बाकी दो ब्रांच इसमें जीरो करंट हो गए, उनका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं हुआ। बच्चे इस सर्किट को अगर तुम किसी और मेथड से सॉल्व करोगे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाओगे, लेकिन जब आपने इसको नोडल एनालिसिस से सॉल्व किया तो ये चीज़ें काफ़ी आसान हो गई, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल कराता SCV से। यहाँ पे देखो ना, ये तुम समझ के क्या किया हमने, एक बार फिर से सारे स्टेप्स रिपीट कर लेते कि यहाँ पे हम लोगों ने किया क्या। ओके, तो देखो बच्चे, ये हमने जंक्शन पकड़ा, उसकी V पकड़ ली, सब में जाता हुआ करंट माना, सब में जाता हुआ करंट माना, सबको ऐड करके जीरो कर दिया। उसके लिए इक्वेशन बना के V सॉल्व कर लिया। अब जैसे ही V आया तो हम I1, I2, I3, I4 सब निकालने में सक्षम हो गया, कैपेबल हो गया।
अब इसमें जो प्लस आया तो देखो ये प्लस मतलब हमने डायरेक्शन सही माना था, इसमें जाता हुआ डायरेक्शन, इसलिए प्लस आया। लेकिन जिसमें माइनस आ गया तो इसका मतलब जो डायरेक्शन हमने एज्यूम किया था वो तो जाने वाला प्लस, लेकिन आ गया माइनस, इसका मतलब रियल में करंट आ रहा है, इनकमिंग। तो देखो ना 2 एम्पीयर इधर से आया और सीधे इसमें चला गया, इन दोनों में कोई करंट गया ही नहीं। इसको थोड़ा सोचो समझो, समझ जाओगे तो बहुत अच्छा फील करोगे। एक और प्रॉब्लम कर रहा था एससीवी से नोडल एनालिसिस पे, तो तुम्हें और इस सर्किट की, इस मेथड की समझ बनेगी। अब देखो बच्चे, ये एससीवी का प्रॉब्लम है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में जाओगे तो क्वेश्चन नंबर 37, एक सर्किट दे रखा है और इसमें तीनों में 1 1 1 ये जो तीनों है, इन तीनों में करंट की वैल्यू पूछ रहे हैं और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेज दिया है। तो इसको हम बहुत सारे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जो सबसे इजी मेथड जाएगा वो नोडल एनालिसिस जाएगा, नोडल एनालिसिस। तो अब इसमें कैसे लगाएंगे, देखो बच्चे समझाने में इतना टाइम लगता है, लेकिन जब तुम ऐसे सर्किट पे प्रैक्टिस कर लोगे तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम बचाता है। तो इसका जंक्शन पकड़ो, ये देखो सर जंक्शन, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर ये जंक्शन हो गया। तीनों जंक्शन से जाता हुआ करंट मानो आउटगोइंग I1, I2 और I3 मान लिए। तीनों में ये I1 इसमें चला गया, I2 इसमें चला गया और I3 इसमें। इसको क्या करना है, कॉमन पोटेंशियल V मानना है, समझ गए। इसके बाद इक्वेशन लिखोगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0, पहला स्टेप। बच्चे I1 के लिए अब क्या लिखोगे, यहाँ V है और यहाँ 3 है, तो V माइनस 3 डिवाइडेड बाई, इधर लिख देता, देखो इधर कैसे लिखोगे, कॉमन पोटेंशियल V है और यहाँ पे 3 है, तो I1 की जगह पे जैसे तुमने लिखा ना, ये I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। तो I1 के प्लेस पे, I1 में देखो 3 वोल्टेज है, तो V माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1, क्योंकि इसके रेसिस्टेंस में 1 है, तीनों में 1 ही है इसलिए। I2 के लिए लिखोगे तो I2 किस में जा रहा है, इस 2 में, तो तुमको लिखना पड़ेगा V माइनस 2 रेसिस्टेंस 1, और जब इसकी बात करोगे तो V माइनस इसमें 1 है, तो V माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 0। एलसीएम लोगे 1 इधर चला जाएगा, तो V 3V 3 2 5 और 1 6, तो इधर 6 आ गया, तो V इक्वल टू 2 वोल्ट आ गया ना बच्चे। कितना इजीली आ गया। अगर तुम इसमें कोई और केवीएल केसीएल मेथड से सॉल्व होगा, लूप मेथड से सॉल्व होगा, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा कि तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बनाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अब V मिल गया बेटा, तो यही तो V1 है, ये I1 है, ये V मिल गया, ये I2 है और ये I3 है। तो मुझे अब I1 निकालने का है, तो मैं लिखूँगा V माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1, तो 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 मतलब -1 एम्पियर। माइनस आया बच्चे, मतलब कि ये इनकमिंग करंट हो गया। कैसा हो गया, इनकमिंग, मतलब कि ये जंक्शन पे हमने जरूर दिखाया हुआ है जाता हुआ, लेकिन रियल में ये आ रहा है। फिर I2 की बात कर लो, तो I2 के लिए V तो देखो V हमारा कितना है 2, तो 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 मतलब 0 हो गया। ओके, और अब लास्ट कौन सा बच गया, I3, तो I3 यहाँ पे देख लो। I3 की बात करोगे तो I3 हमारा ये वाला स्टेप था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे V की जगह पे 2 आया था हमारा, देखो V माइनस 1/1, तो यहाँ पे हो गया 2 माइनस 1/1 मतलब कि +1 एम्पियर। तो देखो तो बच्चे ये प्लस आया ना, मतलब कि ये आउटगोइंग हमने सही माना था। तो तीनों में करंट आ गया, इसमें 0 करंट गया, I3 में 1 एम्पियर गया, और I1 में भी 1 एम्पियर गया नहीं, माइनस आया ना, इसका मतलब आया। तो बच्चे कितने अच्छे से क्लियर हो गया, 1 आया और 1 इसमें चला गया, इसमें कुछ गया ही नहीं। तो जहाँ भी निगेटिव आ जाए समझ जाना कि वहाँ पे इनकमिंग है, और जहाँ पे आउटगोइंग प्लस आया तो आउटगोइंग है, वो खुद ब खुद एडजस्ट करके तीनों 0 हो जाएंगे। समझ में आया बच्चे। ये सीवी का बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, आपको ऑब्जेक्टिव बुक में भी मिलेगा, ढूंढिए, समझिए इसको, इसका जाके आंसर देखिए। ऐसे बहुत सारे सर्किट, जैसे क्वेश्चन नंबर 37 मैंने बताया, 36 भी ऐसा ही है, आप सॉल्व कर सकते हैं। चलो बच्चे, एक और ऐसा क्वेश्चन लेता और तुम्हें समझाने की कोशिश करता, नोडल एनालिसिस। अगर बच्चे समझ में आ रहा है तो इसको क्या करना है,